नमस्कार छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है प्रभात सेनी सर के द्वारा। आप सबको ढेर सारा शुभाशीष देते हुए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। हम लोग पिछली क्लास में भारतीय संविधान की उद्देशिका पढ़ रहे थे और उद्देशिका के दर्शन हम लोग देख रहे थे। उद्देशिका के दर्शन में आज हम लोग चौथा जो इसका महत्वपूर्ण फिलोसॉफी है कि राज्य व्यवस्था या संविधान का उद्देश्य क्या है, उसको हम डिटेल देखने वाले हैं। उसके बाद में और इसके जो टॉपिक्स हैं वो भी हम पूरा करेंगे। तो फटाफट आप सब क्लास के अंदर आ जाइए और क्लास के अंदर सभी बच्चों को आप सबको अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए। स्वस्थ होंगे सभी अपने अपने घर पे। कोरोना काल के दौरान प्रभात सर आपके घर तक, जैसे होता है ना प्रशासन आपके द्वार, तो अब आपके घर पे शिक्षा मैं लेके आ गया हूँ। आप जब चाहें जैसे चाहें रजाई ओढ़ के पढ़िए, खूब ठंडे हैं, या आप मान लीजिए हीटर के सामने बैठ के पढ़िए, सोफे पे बैठ के पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, लेकिन बस पढ़ते रहिए। प्रभात सैनी चैनल के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए आज की क्लास का मैं पुनः प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हमारे जो संविधान की उद्देशिका है, इस उद्देशिका को आपको एकदम याद कर लेना है। और उद्देशिका हमारे देश की जो है, इससे हमें क्या क्या पता चल जाता है कि भाई संविधान का स्वरूप क्या है, संविधान कब लागू हुआ, ठीक है, और संविधान में जो शक्तियां दी गई है उसका स्रोत क्या है, शासन व्यवस्था जो है इसका उद्देश्य क्या है, इन सब के ऊपर हम लोग चर्चा पिछली क्लास में किए हैं। अब जो उद्देशिका का दर्शन है उसका चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों, राज्य व्यवस्था या संविधान का उद्देश्य क्या है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में ये बात बताई थी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अनेक उद्देश्य बताए गए हैं, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टेनिटी, उसके बाद में डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस। ये सारी हमारी जो शासन व्यवस्था है इसके उद्देश्य बताए गए हैं। तो एक एक के ऊपर मैं चर्चा करूंगा, इसमें समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। आप सबका फिर से स्वागत करते हुए आज की क्लास का विधिवत रूप से हम प्रारंभ करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इसमें शासन व्यवस्था के उद्देश्य में या संविधान के उद्देश्य में, वो है न्याय, जस्टिस। अब देखिए न्याय क्या है। तो न्याय का मतलब हो गया, यहां पर न्याय का मतलब क्या है कि सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो शहरी हो, चाहे वो ग्रामीण हो, सबके साथ समान व्यवहार, कानून सबको अपनी नजर में एकदम बराबर देखे, तो इसको न्याय कहा जाता है। बात सबके क्लियर हुआ? तो न्याय का अर्थ क्या है? व्यक्तियों के परस्पर हितों तथा समूहों के परस्पर हितों के बीच, व्यक्तियों और समूहों के परस्पर हितों के बीच, और दूसरी तरफ समूह तथा समुदायों के जो हित हैं इन सब के बीच सामंजस्य स्थापित करना न्याय कहलाता है। न्याय की संकल्पना बहुत व्यापक होती है। सामान्यतः हम लोग ये मान के चलते हैं कि भाई न्याय वो है जो न्यायालयों द्वारा हमें दी जाती है, न्याय वो है जो हमें न्यायालयों से मिलती है। वस्तुतः न्यायालय से जो न्याय मिलती है वो विधि न्यायालय है, ठीक है। न्यायालय जो आज के समय के हैं वो विधि न्यायालय हैं, और वो केवल कोई अपराध हुआ तो अपराधी को दंड दे करके जो अपराध जिसके साथ हुआ उसके साथ वो न्याय करते हैं। किंतु न्याय बहुत व्यापक है। सामाजिक न्याय होती है, आर्थिक न्याय होती है और राजनीतिक न्याय होती है। यानी प्रत्येक नागरिक के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना ही न्याय है। किसी भी वर्ग विशेष को कोई विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। और शांतिपूर्ण व समृद्ध राष्ट्र के लिए सब मिलकर के बराबरी के साथ रहें, यही न्याय है। तो देख लीजिए ये जो न्याय की संकल्पना ये क्या है। तो न्याय का अर्थ है व्यक्तियों के परस्पर हितों व समूहों के परस्पर हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, दूसरी तरफ समूह और समुदायों के हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही न्याय कहलाता है।
न्याय की संकल्पना बहुत व्यापक है। ये केवल कानूनी न्याय तक सीमित नहीं है जो न्यायालय के द्वारा दी जाती है। हमारे न्यायालय वस्तुतः विधि न्यायालय होते हैं, जबकि न्याय की परिभाषा के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी होता है। प्रत्येक पक्ष में न्याय का तात्पर्य सभी के साथ समान व्यवहार से है। ये इसका एक तरह से निष्कर्ष आ गया। किसी वर्ग के विशेषाधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, चाहे वो आदिवासी हो चाहे शहरी हो, सबके जो कुछ चीज हैं उसका संरक्षण होना चाहिए। और एक व्यक्ति विशेष के विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए, सबके लिए होने चाहिए। ठीक है, किसी वर्ग के विशेषाधिकारों का उल्लंघन न हो ताकि शांतिपूर्ण व समृद्ध राष्ट्र की रचना हो सके। वस्तुतः ये जो न्याय संबंधी विचार हमने लिए हैं ये रूसी क्रांति से अपनाया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की संकल्पना रूसी क्रांति से हमने अपनाया। अब हमें यह देखना है सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है और राजनीतिक न्याय क्या है। तो वस्तुतः सामाजिक न्याय का अर्थ क्या हो गया? समाज के प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार होना, यानी समाज में हर व्यक्ति समान है। हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी के ऊपर, धरा के ऊपर पैदा हुआ है उस सब बराबर है। प्रकृति ने सबको समान बनाया है। चाहे वो अमीर बाप का लड़का है तो अमीर होगा, गरीब का है तो गरीब होगा, लेकिन सब समान होने चाहिए। व्यवहार विधि के समक्ष सबके साथ समान होना चाहिए। ठीक है, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, पैसों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि समान व्यवहार होना चाहिए। यही सामाजिक न्याय है, क्योंकि प्रकृति कभी भी भेदभाव नहीं करता है। और न्याय जब की जाती है तो न्याय के समक्ष जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग इनका कोई महत्व नहीं हो जाता है। बात समझ में आ गया सभी के? तो सोशल जस्टिस का मतलब क्या हो गया? सोशल जस्टिस का मतलब है सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए तथा सभी लोगों को समान समझा जाए और जन्म, बर्थ, मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए, क्योंकि न्याय के समक्ष इन सब का कोई महत्व नहीं होता है। समझ में आ गया सभी के? सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई सामाजिक न्याय का मतलब है कि हमारे समाज के अंदर, देश के अंदर किसी भी स्तर का भेदभाव नहीं होना चाहिए। गरीब गरीब के बीच में, गरीब और अमीर के बीच में नहीं होना चाहिए। लिंग के आधार पर यानी पुरुष और स्त्री के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, या धन संसाधनों के आधार पर गरीब और अमीर के बीच नहीं होना चाहिए। क्षेत्र के आधार पर शहर और रूरल के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। राज्यों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी हर तरह से अगर समानता बरती जाए तो इसी को बच्चों कहा जाता है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। उसके बाद में अगला आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय या इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कहा है कि भाई आर्थिक आधारों पर, इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर लोगों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि भाई देखो, अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति के साथ इसलिए भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए कि गरीब व्यक्ति गरीब है, गरीब व्यक्ति अच्छे कपड़े नहीं खरीद पाता, गरीब व्यक्ति अच्छे गैजेट्स नहीं रख पाता, उसके पास संसाधन कम है, तो उसके साथ भेदभाव किया जाए ना। भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर गरीब है तो गरीब और अमीर दोनों को विधि के समक्ष एक समान रखा जाना चाहिए। उसके बीच जो गैप है, उसके बीच जो खाई है, उसके बीच जो डिवाइड है, उस डिवाइड को कम किया जाना चाहिए। यही आर्थिक न्याय है। तो आर्थिक न्याय जो है वो ये कहता है आर्थिक आधारों पर, यानी अमीरी गरीबी के आधार पर, संसाधनों के आधार पर व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। और इसीलिए आपको ध्यान होगा कि हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं, आर्टिकल 39C के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य सभी नागरिकों को इस तरह से करे कि एक किसी व्यक्ति विशेष के पास आर्थिक संसाधनों का संकेंद्रण ना हो जाए। यानी एक ही व्यक्ति या कंपनी के पास सारे पैसे, संसाधन नहीं जाने चाहिए, बल्कि देश के हर नागरिक के पास पैसे, उनके पास संसाधन होने चाहिए। तो राज्य सभी नागरिकों को जीविका के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए और समाज की भौतिक संपदा के स्वामित्व और नियंत्रण का बंटवारा इस प्रकार किया जाना चाहिए कि धन और उत्पादन के संसाधनों का संकेंद्रण किसी एक व्यक्ति या समुदाय के हाथ में ना हो जाए। इसी तरह पुरुष और महिला को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए।
ठीक है, तथा महिला, युवा या बच्चे, इन सबको ऐसे किसी रोजगार में नहीं जाना चाहिए जो उनकी सुकुमार अवस्था और उनके गरिमामय जीवन के लिए खतरनाक हो या उनका शोषण करता हो। यानी महिलाओं को अगर कोई काम ऐसा जहां उनका यौन शोषण हो रहा है तो ये गलत है, बच्चों के साथ अगर यौन शोषण हो रहा है तो वो गलत है। बच्चों को ऐसे किसी काम में जहां उनके शरीर और उनकी जो सुकुमार अवस्था है उसको नुकसान पहुंचता है तो उसमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर उनका शोषण होता है तो फिर सामाजिक आर्थिक न्याय नहीं है। तो आर्थिक न्याय क्या हो गया, एक बार फटाफट उसको देख लेते हैं। आर्थिक आधारों पर लोगों के साथ भेदभाव ना करना आर्थिक न्याय कहलाता है। एक लाइन में लिख सकते हैं आराम से, अर्थात अमीर गरीब के साथ एक समान व्यवहार किया जाए और उनके बीच खाई पाटने का व्यवहार किया जाए कि अमीर को ऐसा नहीं होना चाहिए और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, बल्कि अमीर अमीर हो लेकिन गरीब को भी अमीर होना चाहिए, तो वहां पर आर्थिक न्याय होगा। आर्थिक न्याय हेतु अनुच्छेद 39 में प्रावधान किया गया है, जैसे राज्य सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए, समाज की भौतिक संपदा के स्वामित्व और नियंत्रण का बंटवारा इस प्रकार से हो कि धन और उत्पादन के संसाधनों का संकेंद्रण किसी एक व्यक्ति या समुदाय के हाथों में ना हो पाए। इसी तरह पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए तथा महिला, युवाओं व बच्चों को ऐसे किसी रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी सुकुमार अवस्था और उनके गरिमामय वातावरण तथा विकास को प्रभावित करता हो और उनका शोषण करता हो। इसके बाद अगला है बच्चों राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। देखिए राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया कि सभी नागरिकों को एक समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। मतलब चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसका जो भी वंश हो, चाहे मुगल वंश हो, सुल्तान सल्तनत वंश हो, या मान लीजिए उसका कोई और वंश हो, जो भी वंश है, या जन्म कहीं पर भी हुआ हो, उसका लिंग चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या थर्ड जेंडर हो, इन सब आधारों पर किसी भी तरह का भेदभाव किए बगैर सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार मिलना चाहिए, एक समान अधिकार होना चाहिए। और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार का मतलब क्या है, सबको वोट डालने का अधिकार हो, चाहे किसी भी जाति, वंश, क्षेत्र, लिंग, जन्म स्थान का क्यों ना हो, जहां भी वोटर आईडी में वो पंजीकृत है उस जगह जाकर वो अपना वोट डाल पाए। ठीक है, और अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है तो जो उसकी मिनिमम एज है, जैसे लोकसभा के लिए मान लीजिए कि भाई 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, उसके बाद आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर किसी की 25 वर्ष एज है तो वो एमएलए भी बन सकता है, वो एमपी यानी सांसद भी बन सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन सकता है। तो वोट डालने का अधिकार सबको होना चाहिए और चुनाव लड़ने का अधिकार भी सबको होना चाहिए। हाँ, विधि के अनुसार, अगर विधि के अनुसार उसने कोई अपराध किया है, विधि के समक्ष कोई अपराध किया, अपराध के कारण उसको वोट डालने या चुनाव लड़ने से रोका गया है, तो ये राजनीतिक न्याय के खिलाफ नहीं है। किंतु अगर उसने कोई अपराध नहीं किया है और वो सारी जो योग्यताएं, एलिजिबिलिटी है, आयु संबंधी, रहने निवास, जो भी अधिवास संबंधी है, वो सब पूरा करता है, तो उसको वोट डालने और वोट में खड़े होने का अधिकार उसको मिलना चाहिए। इसीलिए हमारे देश के जो मूल अधिकार हैं उसके अनुच्छेद में, मूल अधिकारों में, और साथ ही साथ अनुच्छेद 325 तथा 326 में राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। एकदम सबके क्लियर हो जाना चाहिए। तो पॉलिटिकल जस्टिस, इसका शाब्दिक अर्थ है कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, अर्थात जाति, मूलवंश, धर्म, संप्रदाय, जन्म स्थान व लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का समान अधिकार मिले, यानी वोट डालने का और चुनाव लड़ने का। हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनमें और आर्टिकल 325, 326 में पॉलिटिकल जस्टिस को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब देखिए, ये 3 तरह की जस्टिस हैं। तो जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो संविधान सभा में BR अम्बेडकर जी ने कहा था
कि आर्थिक न्याय के बिना राजनीतिक न्याय तथा सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक न्याय निरर्थक है। जब तक आर्थिक न्याय नहीं मिलेगी, आर्थिक न्याय नहीं मिलेगी तो फिर राजनीतिक न्याय का कोई महत्व नहीं रह जाता है। क्योंकि देखिए, संसाधनों का अगर सही तरीके से बंटवारा नहीं होगा तो जिसके पास ज्यादा संसाधन है वो वोट खरीद भी लेगा, चुनाव में लड़ लेगा, जितना चाहे उतना पैसा खर्च करेगा। तो जब तक आर्थिक न्याय नहीं सुनिश्चित होगी, राजनीतिक न्याय बेमानी है। और जब तक सामाजिक मतलब आर्थिक न्याय के बिना राजनीतिक न्याय तथा सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक न्याय निरर्थक है। समाज में अगर आप स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव करते हैं, यानी स्त्रियों को कम वेतन, पुरुष को ज्यादा वेतन, काम समान कर रहे हैं, तो कहां वहां जाकर के सामाजिक तौर पर आपने भेदभाव किया तो आर्थिक न्याय कहां से होगी? महिलाएं कब पुरुषों के बराबर आ पाएंगे? ग्रामीण लोगों को कम, शहरी लोगों को ज्यादा, अमीर को ज्यादा, गरीब को कम। तो इनमें सामाजिक आधार पर हम भेदभाव कर दिए तो ये भेदभाव होगा तो आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित नहीं हो सकती। तो इसीलिए कहा जाता है आर्थिक न्याय के बिना राजनीतिक न्याय तथा सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक न्याय निरर्थक है। ये किसने कहा था? संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर जी ने ये स्टेटमेंट दिया। अतः संपूर्ण न्याय तभी हो सकती है जब उद्देशिका में प्रस्तुत की गई तीनों न्याय, यानी सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो और आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो। ये तीनों तरह की न्याय सुनिश्चित होगी तभी हमारे देश के अंदर न्याय या जस्टिस लोगों को प्राप्त हो पाएगी। अब देखिए, कई बार आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सामाजिक न्याय या आर्थिक न्याय के बारे में संविधान में कहां कहा गया है। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में जो प्रावधान किए गए हैं वो किए गए हैं डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, विशेषकर आर्टिकल 39 के अंदर ये कहा गया आर्थिक न्याय के लिए। और अन्य सामाजिक न्याय के लिए बहुत सारे प्रावधान उसमें किए गए हैं। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत भी इसका विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये आपका डीपीएसपी के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जबकि राजनीतिक न्याय के लिए संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकारों में और अनुच्छेद 324, 325, 326 में राजनीतिक न्याय के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो ये न्याय की कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, यहां से कई बार प्रश्न आपको पूछ लिए जाते हैं, यहां से भी आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजनीतिक न्याय का प्रावधान निम्नलिखित में से कहां पर किया गया है। वहां पे आपको दे दिया जाएगा डीपीएसपी, मूल अधिकार। ठीक है, और मान लीजिए 2-3 और कोई भी प्रोविजन संविधान के दे दिए तो आपको ध्यान होना चाहिए मूल अधिकारों के अंतर्गत तथा जो चुनाव लड़ने के अधिकार है निर्वाचन वाले आर्टिकल 324, 325 में, वहां पर इसके प्रावधान किए गए हैं। आर्थिक और सामाजिक न्याय का प्रावधान कहां किया गया है? तो डीपीएसपी के अंतर्गत उनका प्रावधान किया गया है। अगला आता है स्वतंत्रता, लिबर्टी। व्हाट इज मीन बाय लिबर्टी? जैसे कई लोग कहते हैं छीन के लेंगे आजादी। अरे भाई, कौन सी आजादी की आप बात कर रहे हैं? कौन सी आजादी नहीं है। हम तो आजाद भारत के अंदर पैदा हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम उस देश के निवासी हैं। मेरा जन्म उस भारत में हुआ है जो आजाद है, जहां मुझे बोलने की आजादी है, जहां मुझे घूमने की आजादी है, धर्म को मानने की आजादी है, मेरे विचार प्रकट करने की आजादी है, कोई भी विश्वास, किसी भी तरह की उपासना करने की मुझे आजादी है। तो यही तो आजादी है। अब फिर भी पता नहीं, कई लोग होते हैं उनको कोई आजादी चाहिए। ठीक है, जैसे कन्हैया जी को चाहिए। ठीक, खैर उनको भी कोई आजादी चाहिए। तो आजादी है। अब हमारी उद्देशिका में जी आजादी की बात की गई है तो वहां पे कहा गया लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी देश के प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ये आपको इसका सीक्वेंस याद होना चाहिए। कई बार पूछ लेता है कि उद्देशिका में जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है उनका सीक्वेंस है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना,
इनकी स्वतंत्रता की बात की गई है। अब स्वतंत्रता का मतलब क्या है ये स्वतंत्रता? स्वतंत्रता का सीधा अर्थ है कि व्यक्ति की जो व्यक्तिगत गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। मैं जो भी काम करना चाह रहा हूं, कानून के अनुसार अगर वो काम सही है, युक्ति युक्त है, तो मुझे कोई ना रोके, वो स्वतंत्रता है। स्वच्छंदता की बात नहीं की गई है कि भाई कार चलाने का राइट है, कार इधर चलाओ उधर चलाओ, 10 लोग आए उड़ा के चले गए, वो स्वतंत्रता नहीं है, वो स्वच्छंदता है। लेकिन कार अगर है आपके पास, सड़क के ऊपर जाइए, टैक्स ले रहे हैं, टैक्स दीजिए, आप चलाइए नियमों के अनुसार, कोई रोक नहीं है। आपका जो धर्म है उसको मानते हैं, पूजा पद्धति जो भी अपनाना चाहते कीजिए, जो बोलना है बोलिए, लेकिन किसी को व्यक्तिगत गाली दोगे तो सामने वाला भी आपको देगा, तो वहां रोक भी लगाई जा सकती है। बात समझ में आ गया? तो उद्देशिका में ये जो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, इनका वर्णन मूल अधिकारों के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल 19 आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वहां वर्णन है, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे जब मूल अधिकार पढ़ेंगे। इसी के अलावा धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो धर्म और उपासना की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 के तहत इनका वर्णन किया गया है, और कहा गया कि इन अधिकारों को अगर कोई छीनता है, इन अधिकारों को कोई न्यून करता है, तो कहा गया न्यायालय में ये इन्फोर्सिएबल है। आप न्यायालय में केस कर सकते हैं कि मेरे इस अधिकार का राज्य ने, किसी व्यक्ति ने, किसी संस्था ने मेरा ये वाला अधिकार छीन लिया, वहां जाकर के आप कोर्ट के अंदर भी उनको घसीट सकते हैं। तो स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति की व्यक्तिगत गतिविधियों पर, इंडिविजुअल कोई उस पर रोक नहीं होना चाहिए, उसे व्यक्तित्व के विकास हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध होना चाहिए। और ये जो स्वतंत्रताएं हैं, ये मूल अधिकारों के अंदर हमें दी गई, और आप जानते हैं कि मूल अधिकार हैं उनमें डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सीधे आप केस लड़ सकते हैं। इतना आपको इसमें, चूंकि स्वतंत्रता के बगैर व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है, तो स्वतंत्रता एकदम समझ में आ गया। बाकी हम जब आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो 19, 20, 21 वहां हम देखेंगे। इसके बाद में आप स्वतंत्रता का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत देखेंगे, और इनके ऊपर क्या युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं वो भी हम सब देखेंगे। इसके बाद में आता है समता। तो देखिए समता, कैसी समता की बात की गई है? उद्देशिका में कहा प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यानी समता किस किस तरह की मिलनी चाहिए? तो कहा प्रतिष्ठा की समता होनी चाहिए, स्टेटस की, सबको बराबर प्रतिष्ठा की अधिकार है, और अवसर सबको बराबर मिलना चाहिए। सरकारी नौकरियां अगर निकली है तो सबको बराबर है, जिसमें योग्यता होगी वो लेके जाएगा। खेल होंगे तो जिसमें योग्यता होगी वो जीतेगा, ठीक है, सबको बराबर अवसर दिए गए हैं। तो समता होता क्या है? समता का आशय है विशेष अधिकारों का अंत करना, मतलब कि हमारे देश के अंदर जो विशेषाधिकार हैं, जैसे उपाधियां होती थी पहले, वो सब खत्म हो गए, ठीक है। तो लोगों के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव न होकर समान होना चाहिए, सबको पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, और सबके साथ इक्वालिटी, एकदम समान व्यवहार किया जाना चाहिए। किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र का व्यक्ति हो, हर भारतीय नागरिक को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिलनी चाहिए। मूल अधिकारों में ये जो समता की बात है, इस पर सबसे ज्यादा अधिकारों में बातचीत की गई है, जैसे अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, यानी सबसे पहले समता के अधिकार को ही मूल अधिकारों में रखा गया, और व्यापक स्तर पे इनका वर्णन किया गया है। तो मूल अधिकारों में देश के प्रत्येक नागरिक को विधिक रूप से कहा, लिंग कोई भी हो, पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर, वंश आप किसी भी वंश के हो, ठीक है, जाति आपकी कोई भी हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई भी आपका हो, ठीक है, धर्म के आधार पर किसी भी तरह की भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य भी नहीं कर सकता, व्यक्ति भी नहीं कर सकता, और कोई संस्था भी इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकता है। क्लियर हुआ सभी के? तो
एक तो आपके मूल अधिकारों में इसका वर्णन किया गया है, इसी तरह नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत भी कहा गया, और अनुच्छेद 325, 326 के माध्यम से भी इन उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। तो सबके एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि समता क्या है। उसके बाद में बच्चों बात की जाती है बंधुता, फर्टर्निटी। ठीक है, किसकी बात की गई है? बंधुता। ठीक है, अब संविधान की उद्देशिका में कहा व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता होनी चाहिए। तो यहां बंधुता का मतलब क्या है? देखो, बंधुता का अगर शाब्दिक शब्द की बात करें कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो अर्थ होता है भाईचारा, ब्रदरहुड। क्या होता है? भाईचारा। फर्टर्निटी का मतलब हो गया भाईचारा, मेलजोल होना चाहिए लोगों में। तो यहां बंधुता का अर्थ है कि सारे नागरिकों के बीच एक होने का भाव होना चाहिए कि हम सब एक दूसरे के भाई बंधु हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर मेलजोल के साथ रहना चाहिए और सर्वमान्य भाईचारे का विकास करना। जैसे एकल नागरिकता जो हमारे देश के अंदर है, ये बंधुता का बहुत अच्छा उदाहरण है। प्रस्तावना में ये जो फर्टर्निटी की बात की गई है, तो दो बातों पर इसमें बल दिया गया है। पहला, व्यक्ति का सम्मान हो, और देश की एकता और अखंडता की इसमें बात की गई है कि हमारे देश के अंदर लोगों के बीच भाईचारे की भावना होनी चाहिए और नागरिकों के बीच एक होने का भाव जागृत होना चाहिए, हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए और देश की एकता अखंडता को बरकरार रखना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि बंधुता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने मूल अधिकारों, नीति निदेशक तत्वों तथा मूल कर्तव्यों के बीच पर्याप्त बल दिया गया है और बंधुता के लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज, एफडी का मतलब फिक्स डिपॉजिट नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्यों में भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने के ऊपर बल दिया गया है। क्लियर हुआ? अब आपको ध्यान होना चाहिए कि ये उद्देशिका के अंतर्गत जो समानता और बंधुता के आदर्श हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी 1789 में, वहां से ये आदर्श हमने प्राप्त किए हैं। न्याय वाले आदर्श, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के आदर्श रूसी क्रांति से यानी रूस से हमने लिए हैं, और ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये नारा दिया गया था फ्रांसीसी क्रांति में 1789 में। तो ये तीनों आदर्श हमने वहां से प्राप्त किए हैं। तो बंधुता एकदम क्लियर हो गया कि सब लोगों के बीच क्या होना चाहिए? भाईचारा होना चाहिए, मेलजोल होना चाहिए, एकल नागरिकता होना चाहिए। और उसके बाद में आता है व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, व्यक्ति की गरिमा। देखिए, के मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ क्या है? तो संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है। ठीक है, तो जरा इसको ध्यान से समझिए। व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, केम मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव या गरिमा का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। प्रस्तावना में उल्लिखित इस शब्द के निहितार्थ को सुनिश्चित करने हेतु मूल अधिकार का अनुच्छेद 21 को बहुत ज्यादा व्यापकता दी गई। आपने देखा होगा समय समय पर न्यायपालिका के द्वारा इसके ऊपर इसकी व्यापक व्याख्या की जाती है आर्टिकल 21 की। ठीक है, इसके बाद में राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। देखिए, शुरुआत में हमारे संविधान में केवल राष्ट्र की एकता शब्द था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा अखंडता शब्द को भी 1976 में जोड़ा गया। अब ये क्या है? तो बहुलवादी सांस्कृतिक विरासत। हमारा देश क्या है? हमारे देश में हर धर्म के लोग हैं, विभिन्न खान पान है, अलग तरह की वेशभूषा है, यानी बहुत ज्यादा बहुलता है। तो इस बहुलता वाली, एक तो इतनी भाषाएं, ठीक है, इतना खान पान, इतने तीज त्योहार, हर जगह अलग अलग, सबकी कस्टम कल्चर भी अलग अलग, इसके साथ हमारे देश को एक धागे में पिरोकर रखना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए संविधान की जो उद्देशिका है उसमें लिखा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता होनी चाहिए। ठीक है, यानी बहुलवादी सांस्कृतिक विरासत के साथ भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी।
इसलिए मूल कर्तव्यों के तहत कहा गया कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखे। ठीक है, इसलिए जरूरी था कि 42वें ये जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा 1976 में एकता शब्द के साथ साथ एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। अब देखो, राष्ट्र की एकता का मतलब तो क्या हो गया कि भाई जितने भी हमारे धार्मिक या जितनी विविधता है हमारे देश में, यहां ध्यान से समझना, एक शब्द है एकता। तो यहां एकता का मतलब हो गया कि भाई हमारे देश के अंदर जितनी भी विविधताएं, जितनी भी बहुत ज्यादा ये चेंज है, बहुलतावादी है, इन सब में एकता होनी चाहिए। और अखंडता का मतलब यहाँ क्या कि राष्ट्र एक होना चाहिए, राष्ट्र से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। किसी के मन में भी ये नहीं आना चाहिए कि भारत का विभाजन हो सकता है, भारत के टुकड़े हो सकते हैं। जो इस तरह की मानसिकता वाला व्यक्ति है उसके टुकड़े होने चाहिए, न कि भारत के टुकड़े। भारत एक है, एक रहेगा और एक ही रहना चाहिए। यह है अखंडता, यानी हमारे देश की जो इंटीग्रिटी है ये हमेशा बनी होनी चाहिए। राज्यों को भी इस देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं अपना अलग देश बनाऊंगा। बात सबके क्लियर हुआ? तो संविधान में 42वें संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। बच्चों आपको याद होना चाहिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता। ये 3 शब्द हैं, सबको एकदम याद होना चाहिए। तो ये है हमारे शासन व्यवस्था के उद्देश्य या संविधान के उद्देश्य। तो बच्चों आपको मैंने उद्देशिका के जो दर्शन है, फिलोसॉफी है, वो आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब भाई ये आगे इसके जो बिंदु हैं उसमें एक आया कि भाई उद्देशिका संविधान का अंग है भी कि नहीं। तो देखिए, उद्देशिका संविधान का अंग है या नहीं, इसको लेकर के बहुत केसेस के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात बताई गई। पहली बार 1960 के अंदर बेरूबारी संघ बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि भाई उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। 1960 में किस केस में कहा? बेरूबारी संघ बनाम भारत संघ मामले में ये कहा कि ये जो प्रियम्बल है, ये उद्देशिका है, ये संविधान का अंग नहीं है। ये केवल और केवल संविधान निर्माता जो हैं उनके विचारों को जानने का माध्यम है। उनके क्या विचार थे, क्या फिलोसफी थी, क्या जानना चाहते थे, ये कहा इसमें। पुनः 1973 के अंदर जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य या केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का मामला आया, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलट दिया और यह कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। उद्देशिका में वर्णित जो विचार हैं, ठीक है, संविधान की जो ये उद्देशिका है, इसमें जितनी भी चीजें वर्णन की गई है ये पूरा का पूरा संविधान का अंग है। और संविधान को उद्देशिका में वर्णित महान व आदर्श विचारों के प्रकाश में ही समझा जाना चाहिए। तो देखो, पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेरूबारी केस में कि अंग नहीं है, और बाद में कहा केशवानंद भारती में 1973 में कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। अब जब अंग है, इसका मतलब कि इसको भी संविधान का पार्ट मानकर हमें अध्ययन करना है। अगली बात आती है, ये क्लियर हो गया। अब आज के समय में 1973 के बाद क्या व्याख्या हो गई कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। उसके बाद में अगली बात है, क्या उद्देशिका के अंदर संविधान संशोधन किया जा सकता है? उद्देशिका में चेंज हो सकता है क्या? तो कहा गया कि देखो, संविधान संशोधन यानी आर्टिकल 368 जो लागू होता है वो केवल संविधान के प्रावधानों के ऊपर लागू होता है, ठीक है। यानी आर्टिकल 368 के माध्यम से हम जो चेंज करते हैं वो संविधान में करते हैं। तो 1960 में जब बेरूबारी मामला आया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि भाई उद्देशिका संविधान का भाग ही नहीं है और आर्टिकल 368 है, 368 है, वो तो संविधान के अंदर संशोधन करता है। जब उद्देशिका उसका भाग ही नहीं है तो उसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है और आर्टिकल 368 है वो संविधान में संशोधन के लिए है, तो उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब
दोबारा 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो केस था, कौन सा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस था, उसमें न्यायपालिका ने यह कहा कि ये जो उद्देशिका है ये संविधान की मूल आत्मा है, संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। यानी गोलकनाथ मामले में उद्देशिका को संविधान का पार्ट मान लिया गया और कहा इसमें संशोधन हो सकता है। पुनः बड़ी बेंच बैठी और जब 1973 में केशवानंद भारती बनाम भारत संघ मामला आया 1973 में, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुनः कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। बात सबके एकदम क्लियर हो गया? देखो एकदम टाइमलाइन याद रख लेना। बेरूबारी मामला आया 1960 में, का उद्देशिका इसका भाग नहीं है, इसलिए संशोधन नहीं किया जा सकता। 1967 में 67 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला आया, तो कहा कि ये उद्देशिका तो संविधान की आत्मा है, संविधान का भाग है, अक्षुण्य भाग है, अभिन्न भाग है तो संशोधन किया जा सकता है। पुनः उससे बड़ी बेंच बैठी 1973 में केशवानंद भारती मामले में, तो कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है, तो कहा आर्टिकल 368 है वो संविधान के किसी भी भाग में जो चाहे संशोधन कर सकता है। चूंकि संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है और संसद की ये शक्ति अक्षुण्य है, यानी असीम है, जितना चाहे संशोधन कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि मनमाना नहीं कर सकती, जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन नया संविधान खड़ा नहीं कर सकती। यानी संविधान की एक आत्मा है, संविधान का एक मूल ढांचा है, बेसिक ढांचा है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बात सबके क्लियर हुआ? तो थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ लो, याद हो जाएगा। 1960 के बेरूबारी मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि जब उद्देशिका संविधान का भाग ही नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुच्छेद 368 केवल संविधान में संशोधन कर सकता है, और जब उद्देशिका संविधान का भाग ही नहीं है तो इस संदर्भ में संविधान संशोधन वाला अनुच्छेद 368 भी प्रभावी नहीं माना जाएगा। पुनः गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला आया 1967 में, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा माना तो चेंज कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। पुनः केशवानंद भारती मामला 1973 आया, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि उद्देशिका को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब संविधान का पार्ट माना, अभिन्न पार्ट मांगना। इसलिए वर्ष 1973 के बाद उद्देशिका में पहली बार 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से एक बार संशोधन किया गया, और आपको मैंने अभी पढ़ाया कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। लेकिन इस केशवानंद मामले में यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो संसद को संविधान में संशोधन करने की असीम शक्तियां हैं, खूब भर भर के शक्तियां दी गई हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, अक्षुण्य शक्तियां दी गई। लेकिन कहा ऐसा कोई संविधान संशोधन संसद नहीं कर सकती है जिससे संविधान का आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाए। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है भैया? तो कहा कि देखो बेसिक स्ट्रक्चर, इसको मैं पढ़ाऊंगा डिटेल, अभी केवल इतना जान लो कि बेसिक स्ट्रक्चर से तात्पर्य संसद कुछ भी चेंज करे लेकिन ऐसे प्रावधान नहीं ला सकती है जिससे हमें यह लगे कि पहले वाला संविधान खत्म हो गया और एक नया संविधान लागू हो गया। यानी नया संविधान नहीं ला सकते हैं, संविधान यही रहेगा। इसके कुछ फंडामेंटल हैं जिनको अगर आपने चेंज कर दिया तो फिर लगेगा संविधान ही बदल दिया। डेमोक्रेसी नहीं बदल सकते, रिपब्लिकन नहीं बदल सकते, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसको चेंज नहीं कर सकते, न्यायिक पुनर्विलोकन को चेंज नहीं कर सकते, हमारा देश संप्रभु है इसको बदल नहीं सकते हैं। ये मूल ढांचा है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। मूल ढांचे के उदाहरण है। मूल ढांचा क्या है? तो मूल ढांचे का मतलब संविधान के कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको अगर हमने चेंज कर दिया तो फिर हमारा संविधान नया संविधान बन जाएगा, ये नहीं कर सकते। बाकी आप जितना चाहे चेंज करो। और क्या होगा? तो कहा जब भी केस आएगा तो हम बताएंगे कि अमुक विषय क्या मूल ढांचे का उदाहरण है या नहीं। बात सबके क्लियर हो गया?
और इसी केस में यह भी कह दिया कि देखो भाई, उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, इन्फोर्सिएबल नहीं है। इसका मतलब उद्देशिका के किसी विषय के ऊपर आप कोर्ट के अंदर वाद नहीं ला सकते हैं। बात सबके एकदम क्लियर हुआ। वर्ष 1973 के पश्चात 1976 में उद्देशिका में पहली बार संशोधन किया गया और उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद मामले में यह बात भी कही कि संसद को संविधान में संशोधन करने की असीम शक्तियां हैं, किंतु ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे संविधान का आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रभावित होता है। और उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, मतलब कोर्ट के अंदर आप किसी विषय पे वाद नहीं ला सकते, केस नहीं ला सकते हैं। बात सबके क्लियर हुआ। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर हम अगली क्लास में इसको डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। आज उद्देशिका को पूरा कर लेते हैं। अब अगला आता है उद्देशिका का महत्व क्या है। भाई इतना समय हमने पढ़ा उद्देशिका, क्या इंपॉर्टेंस है, उद्देशिका का महत्व क्या है, ठीक है। तो देखो बच्चों, बहुत सारे विद्वानों ने, यहां तक संविधान सभा के सदस्यों ने, के मुंशी साहब ने, हृदयनाथ कुंजरू साहब ने, अलादी कृष्ण स्वामी ने, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे विचार इसके लिए दिए। तो पहले हम देखते हैं कि इसका महत्व है क्या वस्तुतः। देखो, उद्देशिका सबसे इसका अगर महत्व है तो मैं ये कहूंगा कि अगर मैं संविधान को नहीं पढ़ सकता, मान लो किसी के पास इतना समय नहीं है या वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, समझ ही नहीं आया क्या पढ़ा, आप उद्देशिका पढ़ लो। यानी संविधान का ये एक जो हमारा डिटेल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान, तो संविधान इतना बड़ा है, उसका संक्षिप्त स्वरूप है हमारी उद्देशिका। ये कुंजी है, आत्मा है। इसको पढ़ लिया तो समझ लो संविधान को समझ लिया। अगर आपने उद्देशिका आज समझ ली प्रभात सर से पढ़ के, तो संविधान समझ ले भाई। आपने न्याय समझ लिया, आपने समता समझ ली, आपने बंधुता समझ ली, आपने स्वतंत्रता पढ़ ली, सोवेनिटी पढ़ ली, आपने सोशलिज्म पढ़ लिया, आपने बच्चों सेकुलरिज्म समझ लिया, डेमोक्रेसी समझ लिया, आपने रिपब्लिक समझ लिया, तो बच क्या गया फिर, ठीक है। सारा संविधान तो पढ़ लिया आपने, चर्चा तो सारी आ गई इसमें। तो उद्देशिका के महत्व को इसीलिए कहा जाता है कि ये हमारे संविधान की सोल है, आत्मा है, ठीक है। तो उद्देशिका संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त स्वरूप है। इतने बड़े संविधान को इतने से एक पेज में पढ़ सकते हैं, अतः ये इसकी आत्मा है। इसमें संविधान के दर्शन की, फिलोसॉफी की स्पष्ट झलक मिलती है। इसमें राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। लोगों के साथ समानता की बात करता है, सबके साथ स्वतंत्रता की बात करता है, सबके साथ न्याय की बात करता है। यानी इतना महान महान चीजें इसमें लिखी हुई है। इसलिए उद्देशिका बहुत महान आत्मा है, हमारे संविधान की आत्मा है। अच्छा, उद्देशिका का यह भी महत्व है कि जब हमारे संविधान का कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो, समझ ना आए, मतलब लिख दिया संविधान सभा के सदस्यों ने, लेकिन आज उसका अर्थ स्पष्ट ना हो या ठीक ठीक अर्थ नहीं आ पा रहा है, ठीक ठीक अर्थ क्या कहना चाह रहे हैं, उसका स्पष्टीकरण कि भाई उसका क्या अर्थ होगा, तो एक बार उद्देशिका की भाषा क्या है उसको हम पढ़ेंगे और हम कह दें अच्छा इस अनुच्छेद में ये कहा जा रहा है। जैसे अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17, मान लो समझ नहीं आया तो आप उसको अनटचेबिलिटी वाले को देख लो कि समता होनी चाहिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो अनटचेबिलिटी होगी तो प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी ना व्यक्ति की। तो यहां आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जब भी किसी अनुच्छेद का अर्थ आप ठीक ठीक नहीं लगा पाए, ठीक ठीक नहीं समझ पाए, तो उद्देशिका पढ़ लो और उद्देशिका की भाषा क्या कहती है, उद्देशिका क्या कहती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उद्देशिका का क्या महत्व है, उद्देशिका संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त स्वरूप है। यह संविधान की आत्मा है। इसमें संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है। इसमें राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। उद्देशिका का यह भी महत्व है कि जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो और उसका ठीक अर्थ जानने में कठिनाई हो तो स्पष्टीकरण के लिए उद्देशिका की भाषा का सहारा लिया जा सकता है। इस प्रकार उद्देशिका यह बताती है बच्चों कि हमारे संविधान का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, क्या चाहने के लिए हमने ये
किन लक्ष्यों के लिए हमने उद्देश्य ये जो हमारा संविधान है इसका निर्माण किया है, यानी संविधान निर्माण करने के पीछे क्या हमारा उद्देश्य था और हमारा देश आगे किस दिशा में जाएगा, ये उद्देशिका को पढ़ के हम बता सकते हैं कि हमारा देश डेमोक्रेसी की ओर जाएगा, रिपब्लिक की ओर जाएगा, सेकुलरिज्म की ओर जाएगा। ये हमारी उद्देशिका बता देती है। ठीक है, तो इस तरह से उद्देशिका का व्यापक महत्व होता है। इन अ नटसेल उद्देशिका हमारे संविधान का की है। बात समझ रहे हैं? इस संदर्भ में अनेक विचारकों ने उद्देशिका के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, कुछ जो प्रसिद्ध जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन कथनों के ऊपर मैं यहां चर्चा करूंगा। जैसे श्री के.एम. मुंशी साहब ने कहा कि उद्देशिका संविधान की जन्म कुंडली या भविष्य फल, होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? होरोस्कोप। जैसे व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसकी कुंडली बनाते हैं और उसमें लिखा रहता है कि भविष्य में ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो वैसे ही हमारी ये जो उद्देशिका है ये हमारे देश की संविधान की जन्म कुंडली है, होरोस्कोप है। इसी तरह पंडित ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा? ये संविधान की आत्मा है। ठीक है, ये संविधान की आत्मा है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आत्मा किसको माना? उद्देशिका को। और ठाकुर भार्गव, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने भी संविधान की आत्मा किसको बताया? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल यानी उद्देशिका को बताया। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा? आर्टिकल 32 को कहा। ये थोड़ा ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे संविधान की आत्मा क्या है तो उद्देशिका है। ठाकुरदास भार्गव के अनुसार आत्मा क्या है तो उद्देशिका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार क्या है तो उद्देशिका है। लेकिन बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है तो अनुच्छेद 32। सबके एकदम क्लियर हो गया? जब हम वहां आएंगे तो चर्चा करूंगा। और कहा कि यह संविधान की आत्मा है, इसके साथ ही संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट और बहुमूल्य रत्न, प्रीसियस रत्न है ये। ठीक है, बहुमूल्य रत्न है। हमारे देश का जो संविधान है उसकी आत्मा, उसका ये बहुमूल्य रत्न और संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। फिर अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने उद्देशिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि उद्देशिका उन बातों को अभिव्यक्त करती है जिनको वर्षों पहले हमने सोचा था या स्वप्न के रूप में देखा था। हमारे जो पुरखे थे उन्होंने कभी सोचा था कि हमारा देश आजाद हो, हमारे देश में समानता हो, हमारे देश में न्याय हो, हमारे देश में संप्रभुता हो, हमारे देश में लोकतंत्र हो, गणराज्य हो। ये जो सपने हमने देखे थे, हमारे पुरखों ने देखे थे वर्षों पहले, उन सारे जो हमारे सपने थे, हमने जो सोचा था, उनको अभिव्यक्त कौन करती है तो उनको अभिव्यक्त अर्नेस्ट बारकर साहब प्रोफेसर हुए। उन्होंने तो कहा कि संविधान की कुंजी है। ये क्या है? की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि पूरे संविधान को, कुंजी का मतलब समझते हैं ना, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय या जितने भी विश्वविद्यालय के छात्र होते हैं, बीए वीए करते हैं, तो वो क्या करते हैं? पढ़ते तो है नहीं साल भर जब एग्जाम आता है उसके 1 महीने पहले कुंजी लेके आते हैं और उस कुंजी को एकदम चाट लेते, पूरी रात भर पढ़ते, 24 घंटे पढ़ रहे, पागलों की तरह, आंखें ऐसे लाल लाल हो गए और एग्जाम दे के आ गए और वाह, वहीं से आ गया राजा 1 वीक सीरीज। ठीक है, इस तरह की जो है ये कुंजी होती है। ठीक है, तो ये उद्देशिका भी क्या है? अर्नेस्ट बारकर के अनुसार संविधान की कुंजी है। इन्होंने ये कहा कि अगर मेरे से कोई पूछे कि मेरी जो पुस्तक है उसमें क्या लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा कि मेरी पुस्तक इतनी बड़ी है, उसको पढ़ने की बजाय तुम संविधान, भारत के संविधान की उद्देशिका पढ़ लो, उसमें तुम्हें मेरी सारी पुस्तक का सार मिल जाएगा। ठीक है, प्रोफेसर अर्नेस्ट बारकर ने भारतीय संविधान की उद्देशिका की प्रशंसा में यह कहा कि अगर कोई व्यक्ति मेरी शोध पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, मैंने किस पर शोध किया, ये पूछेगा कि साहब बताओ आपने किस पर शोध किया, तो मैं कहूंगा कि भाई ऐसा है, उस शोध को पढ़ो मत, उसको डाल दो कहीं जाकर के लाइब्रेरी में। आप भारतीय संविधान की उद्देशिका को उठाओ, 1 पेज की है, उसको पढ़ लो, वही मैंने मेरी थीसिस में लिखा है।
ठीक है, सारी मेरी पुस्तक का सार उसमें है। बताओ, इतनी बड़ी बात इन्होंने कही है यहाँ पे। और ननी ए पालखी वाला ने उद्देशिका को संविधान का आईडी कार्ड, परिचय पत्र कहा। सबके एकदम क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये उद्देशिका के महत्व को बताते हुए कुछ प्रसिद्ध जो विचारक थे उनके ये स्टेटमेंट हैं जो आपको पता होना चाहिए। कई बार यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किन्होंने संविधान की कुंजी कहा है, किन्होंने होरोस्कोप कहा है, ये किन्होंने आत्मा कहा है, ये सारा आपको ध्यान होना चाहिए, किन्होंने आईडी कहा है। अब कल की क्लास में बच्चों इसी से जो 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि ये संविधान का जो मूल ढांचा है ये क्या है, ठीक है। और उसके बाद उद्देशिका और इससे संविधान के मूल ढांचे से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न आपको मैं पूछूंगा। आज आपको मेंस के प्रश्न में दे देता हूं। मेंस के प्रश्न जो गत वर्षों में पूछे गए हैं इनके ऊपर आपको जरूर लिखना है और लिख करके आप इन प्रश्नों के उत्तर मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर पोस्ट करेंगे। और केवल क्लास देखो, या तो आप पढ़ रहे हो तो बहुत ईमानदारी से पढ़ो, वैसे ही जैसे आप कोचिंग में जाकर के पढ़ रहे हैं, वहां फीस दे के पढ़ रहे हैं। और मैं जानता हूं कि हमारे देश के अंदर ये होता है ना कि फ्री में अगर कोई अच्छी चीज भी मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। आपके लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। तो आप इसको वैसे ही मानो कि हम पैसा दे के पढ़ रहे हैं। इंटरनेट आपका खर्च हो रहा है, लाइट आपकी खर्च हो रही है, टाइम आपका खर्च हो रहा है, पैसों से बड़ी चीज आप दे रहे हैं। तो इसका एक तरीका है, क्लास पढ़ो, क्लास पढ़ने के बाद इसको याद करो और क्वेश्चन लिखो और फिर मुझे भेजो कि गुरुजी चेक करके दो। और आपको ये लग रहा है कि नहीं सर हम तो फ्री में कोई चीज मिले तो वैल्यू नहीं है, तो पेटीएम कर दो, फोन पे कर दो या डोनेट कर दो, ठीक है। पैसा डोनेट कर दो, मुझे भेज दो। आपके लिए डिजिटल बोर्ड खरीद करके और शानदार कर लिया जाएगा। अभी टीवी के ऊपर पढ़ाता हूं तो कई बार दिखता नहीं है, ठीक है। खैर ऐसे ही मजाक कर रहा हूं मैं। तो गत वर्षों में पूछे गए मुख्य परीक्षा के प्रश्न आपके सामने हैं। जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित समाजवाद शब्द में संशोधन किया जाना चाहिए अथवा नहीं, ये चर्चा में है, पूछा जा सकता है इस बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित धर्मनिरपेक्ष शब्द परिभाषित कीजिए। अब देखिए मैंने आपको खूब समझाया कि हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है, किंतु आरएस मुख्य परीक्षा 2013 में एज इट इज धर्मनिरपेक्ष शब्द ही लिखा हुआ था। तो इसको आप सेकुलरिज्म आपको इंग्लिश में लिखा है वो देख करके उसका लिखना है। उसके बाद में संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय के विविध निहितार्थों को स्पष्ट करते हुए यह विवेचन कीजिए कि उन्हें मूल अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है। आरएस मेंस 2018 का प्रश्न है। उद्देशिका में शब्द गणराज्य रिपब्लिक के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए, क्या वर्तमान परिस्थितियों में वह प्रतिरक्षणीय है, ठीक है। ये प्रश्न हो गया आईएएस का। इसके बाद में नेक्स्ट, संविधान की उद्देशिका का क्या महत्व होता है। भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिस्थापित भारतीय राज्य व्यवस्था के दर्शन को स्पष्ट कीजिए। पूरे जो 4 मैंने आपको बताए वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, यानी संविधान में शक्ति का स्रोत क्या है, कब लागू हुआ, राज व्यवस्था का स्वरूप क्या है, राज व्यवस्था या संविधान के उद्देश्य क्या है, और भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, रिपब्लिक क्यों कहा जाता है, ये आपको अच्छे से मैंने समझा दिया था। चूंकि यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंशानुगत ना होकर के जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। उसके बाद में उद्देशिका या आमुख या प्रियम्बल एक ही बात है, संविधान के आधारभूत सिद्धांतों और दर्शन का प्रतिरूप है जिसके आधार पर संविधान की संरचना की गई है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। भारत के संविधान के प्रमुख प्रतिबद्धताएं क्या हैं जैसा कि इसके उद्देशिका में निबद्ध है या कहे गए हैं। ये सारे प्रश्न बच्चों आपको मेंस के दिए हैं मैंने, इनको आप लिखिए और लिख करके आप मुझे टेलीग्राम जो मेरा चैनल है उसके ऊपर पोस्ट कीजिए, मैं चेक करके आपको भेज दूंगा वापस वहीं पे, तो आपकी पढ़ाई और शानदार हो जाएगी।
आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अंत में फिर आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और सुझाव दीजिए कि और क्या बेहतर किया जा सकता है। जो भी सीमित संसाधन है मेरे पास, उनसे आपको मैं बेहतर करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि बच्चों, खुश रहिए। करती है उद्देशिका किसने कहा? अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने।